नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। 3 दिन बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले मोदी सरकार ने इस बार एक बड़ा बोनांजा मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर इस साल के बजट में दिया है। इस फैसले से दिल्ली के करीब 67% मिडिल क्लास को साधने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मिडिल क्लास को टैक्स में कितनी राहत मिली है और टैक्स छूट को अब आप कितना आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपकी आय है सालाना 12 लाख रुपए तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी आय उससे ज्यादा होगी, जैसे अगर किसी की आमदनी 16 लाख है तो पहले उसे 1,70,000 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 1,20,000 ही देना पड़ेगा, यानी कि सीधे सीधे 50,000 रुपए की बचत होती है। इसी तरह 24 लाख की आय वालों को पहले 4,10,000 देना पड़ता था, जो अब घट करके 3 लाख हो गया है, यानी कि बचत होगी 1,10,000 रुपए की। यानी कि बजट से कई उम्मीदें रहती हैं, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, लेकिन हर बार एक तरीके से मिडिल क्लास निराश रह जाता था। उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है। इस बार सीधे जेब में पैसा पहुंच रहा है। 12 लाख सालाना आय में आपको सीधे सीधे बचत मिल रही है, क्योंकि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो इनकम टैक्स के फायदे हो गए, लेकिन और भी कुछ ऐसे फायदे हैं जो मिडिल क्लास को मिलने जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के बैंक में जमा रुपए पर टैक्स की लिमिट अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। विदेश से आने वाले पैसों यानी कि फॉरेन रेमिटेंसेज में भी टैक्स की छूट बढ़ी है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए लोन स्कीम लाई गई है। किसान क्रेडिट कार्ड से अब 5 लाख तक लोन मिल सकता है। इसके अलावा कई ऐसे कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे कि एलईडी टीवी हो गए, एलसीडी टीवी हो गए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गई, भारत में बने हुए कपड़े हो गए, ये सारी चीजें सस्ती होंगी। कैंसर सहित 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, यानी कि ये भी सस्ते हो जाएंगे। ये सारी दवाइयां सस्ती होंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि वो वक्त जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस टैक्स छूट का ऐलान किया तो शायद तालियों की गड़गड़ाहट उसी मौके पर सबसे ज्यादा थी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। तो सरकार का कहना है ये सिर्फ इनकम टैक्स की बचत का ही मामला नहीं है, इससे इकोनॉमी में आने वाला पैसा भी बढ़ेगा, यानी कि जितना पैसा आपकी जेब में होगा उतना ही पैसा आप खर्च कर पाएंगे और इससे अर्थव्यवस्था भी ज्यादा सुदृढ़ होगी।
बीजेपी इस बजट को विकसित भारत का मिशन पूरा करने वाला बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष बजट से जाहिर सी बात है संतुष्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी जिसने सबसे पहले मांग उठाई थी, आपको याद होगा कि पिछले ही हफ्ते उन्होंने मिडिल क्लास मैनिफेस्टो, ये चुनाव बेहद अहम है आम आदमी पार्टी के लिए भी, और उनको भी पता है कि मिडिल क्लास उन्हें साधने की जरूरत है। इन्होंने बाकायदा मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी किया था। उन्होंने कहा हमने कई मांगे की थी, ये जो किया है आज बजट में वो तो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। कांग्रेस ने कहा है कि ये बजट 10 साल में सबसे ज्यादा कमजोर बजट है। छोटे व्यापारी हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है? और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक, उसकी वसूली करेंगे तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती हैं। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी, जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी, तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है। सैलरी क्लास के लिए अच्छा है, मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उधर सोचना चाहिए था ना। जो आप उनको राहत दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो परचेस करेंगे तो उनको तो टैक्स कट ही जाएगा ना। तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसका अफसोस है। और हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, जिसमें 9 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। बाकी के बारे में भी सोचना चाहिए था। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत से दिल्ली के नतीजों पर क्या असर हो गया? क्या ये एक चुनावी बजट है, और क्या चुनावी किस्मत, चुनावी जो इस वक्त लहर चल रही है, वो बदलेगी? रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं। यशवंत देशमुख थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और हमारे साथ ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। आपने कहा था कि बहुत सारी डिमांड्स हैं आपकी, लगता है प्रधानमंत्री ने आपकी सुन ली। अब क्या ऋतुराज झा? देखिए, इसमें एक चीज है मात्र, अरविंद केजरीवाल जी ने 7 डिमांड रखी थी, उसमें से एक डिमांड को माना गया, बहुत ही पार्शियली एक्सेप्टेंस है। ठीक है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि पूरे देश में मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी कि 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, ये विकसित भारत की बड़ी बात करते हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, पूरी दुनिया में कोई एक देश है जहां पर में एजुकेशन का बजट 2% हो, हेल्थ का बजट जो है सो 1.5% हो, और वो जो है सो देश तरक्की कर जाए? आप बताओ कि 5% भी नहीं एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर का बजट है। आपने एमएसपी की बात करी थी, किसानों को जो है सो लोन वेवर को लेकर के कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर में। एजुकेशन पे कुछ नहीं है, हेल्थ पे कुछ नहीं है। कैसे कैसे विश्व गुरु बनेगा देश? आप मुझे बताइए। सीनियर सिटीजन को जो है सो, जो आप पहले बेनिफिट देते थे रेलवे के अंदर में, जो है सो कंसेशन देते थे, वो नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज पे जो जीएसटी को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने मांग रखी थी कि इतनी महंगाई हो गई है, एसेंशियल कमोडिटीज पे 18% जीएसटी है, उसको कम करना चाहिए, उस पे कुछ नहीं है। मिडिल क्लास जो है सो होम लोन पे कर रहा है, व्हीकल लोन पे कर रहा है, उस पर आपने कुछ नहीं किया। आपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया, एजुकेशन, हेल्थ पे कुछ नहीं किया। तो कैसे होगा बताओ? कोई भी देश विकसित कैसे बनेगा, मुझे बताओ। देखिए ना ऋतुराज जी, देश की बात तो थोड़ी देर में करेंगे हम, विकसित भारत की बात थोड़ी देर में करेंगे। अभी दिल्ली का बताइए ना। दिल्ली में आपने कहा था कि हम 25,000 रुपए बचत कराएंगे, बाकायदा आप बचत पत्र लेकर के वोटर के पास जा रहे थे। आपकी 25,000 की बचत के सामने उन्होंने 75,000 रुपए की बचत कर दी। उन्होंने बचत पत्र की जगह इसे बचत सत्र बना दिया। मुझे आप एक चीज बताइए, मिडिल क्लास जो है सबसे ज्यादा परेशान है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस से। मुझे बताओ, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लेकर के आया बजट में? मुझे एक चीज बताओ कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है जीएसटी से, बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस से, लगातार हो रहे क्या बोलते हायर एजुकेशन पे खर्चों से। क्या है इसके अंदर में? हेल्थ पे क्या है? एजुकेशन पे क्या है?
मुझे बताओ ठीक है, वीकेंड इसका के जवाब पे क्या भारतीय है? जनता पार्टी होम लोन देगी। पे जब क्या है? आप इसको देखते हैं एक नजर से, यशवंत जी ये बताइए कि क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा है? क्या तरफ अरविंद केजरीवाल क्या जी। ये खेल पलट सकता है, खास तौर पर जिस तरीके से फोकस मिडिल क्लास पे रखा गया है दिल्ली में? पद्मजा, ये बात सही है कि देश में 2-2.5% जो ऋतुराज जी कह रहे हैं, लोग वोट देते हैं टैक्स, या मिडिल क्लास की जिसकी बात होती है, मिडिल क्लास को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी, देश में कम है। लेकिन देश में कम होने के बावजूद भी दिल्ली में कम नहीं है। दिल्ली में जहां एक तरफ 1/3 जनता वास्तव में बहुत जबरदस्त लो इनकम ग्रुप है, आम आदमी पार्टी, हमारा ट्रैकर लगातार बताता रहा है कि उसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है उनकी योजनाओं के कारण। लेकिन दिल्ली की लड़ाई दरअसल उस बॉटम ऑफ द पिरामिड पे नहीं अटकी है। दिल्ली की लड़ाई उस मिडिल क्लास पे भी अटकी है, वो भी लगभग 1/3 दिल्ली में, 1/3 से ज्यादा ही है, दिल्ली से कम नहीं है। और वहां पर एक पिछले 10 साल में अच्छी खासी लंबी लीड आम आदमी पार्टी की रही है। और पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार इस बात को देख रहे थे कि हालांकि लो इनकम ग्रुप में आम आदमी पार्टी की लीड बनी हुई है, लेकिन जो मिडिल क्लास था वहां पर कांटे की टक्कर आ चुकी है। आज का जो ये बजट आया है विशुद्ध रूप से मिडिल क्लास का चुनावी बजट है। ठीक है, मेरा मानना है कि 10 साल में इससे ज्यादा प्रो मिडिल क्लास बजट कोई पिछले 10 साल में अभी तक मोदी सरकार का नहीं आया। ठीक है, कांटे की टक्कर हो गई है। पर एक सेकंड, क्योंकि रोहन गुप्ता जुड़े हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया है रोहन गुप्ता। आज आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भले से ही आपका बजट आया हो, पर ये आपका बजट नहीं है, ये आप यानी कि आम आदमी पार्टी का बजट है, क्योंकि ओरिजिनल मांग तो उन्हीं ने की थी ना। ये आम आदमी पार्टी इंपैक्ट है। देखिए क्या कह रही है आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के लिए अरविंद केजरीवाल जी की मांग को केंद्र सरकार ने माना, यानी कि उन्होंने कहा आपको मजबूर होकर के ये देना पड़ा है, तो क्रेडिट तो उनके खाते में जाएगा। रोहन गुप्ता, देखिए, कहना एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आम आदमी पार्टी 10 साल मिले, यमुना साफ नहीं कर पाए और दूसरे राज्य पे गंभीर आरोप लगाते हैं कि जहर मिला दिया। आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, उनको समझ ही नहीं आ रहा चुनाव हारे अब क्या कर रहे हैं, हर रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं। देखिए फर्क है, आप जब जुमले देते हैं और डिलीवरी करते हैं, दोनों में फर्क है। जब मोदी जी ने आज ये कहा है, अब उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। आप मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, आप खुद तो शीश महल में रहते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर थे वो भी आपने यहाँ पे जनता को नहीं पाने दिए। तो मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से बौखला चुके हैं, हार मान चुके हैं। और आज के दिन अपेक्षित था कि ये सब राजनीति नहीं करके सीधा सीधा बोल दे, धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी। अच्छा, धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी। विपक्ष क्यों बोलेगा रोहन गुप्ता? बजट तो सरकार देती है, भाजपा थोड़ा ना देती है। सुप्रिया श्रीनेत, कभी तो ईमानदारी दे। हाँ, वो अब मांग कर रहे हैं धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी, और वोटर भी धन्यवाद कर दे सरकार को 5 तारीख को। मैं थोड़ी सीरियस डिबेट करना चाहती हूँ बजट पे। मुझे लगता है बजट एक जरूरी चीज है और इस तरह की हल्की बातें मैं नहीं करूंगी। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि करीब 142 से 143 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। उनके लिए अच्छी खबर है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो देश जूझ रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, उस देश पर बैंडेड लगाने का काम किया है। और मैं ना इधर उधर की हल्की बातें करने नहीं आती हूँ शोज में, मैं आपको आंकड़े के साथ बता देती हूं। इस सरकार की असलियत आंकड़े बयां कर रहे हैं। स्वास्थ्य का बजट जो आवंटित था उससे करीब 1300 करोड़ काट दिए गए, खर्चे ही नहीं किए गए। एजुकेशन के बजट में 11,584 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। सामाजिक कल्याण में 10,000 करोड़ के ऊपर का पैसा खर्च नहीं करा गया। एग्रीकल्चर में 11,000 करोड़ के आसपास का पैसा खर्च नहीं किया गया। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में 75,133 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। अर्बन डेवलपमेंट में 19,000 करोड़ खर्च नहीं किए गए। और नॉर्थ ईस्ट को फिर से ठग लिया गया क्योंकि 1900 करोड़ खर्च नहीं किए गए। यहां पर बात नहीं खत्म होती। अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास का नाम सुना, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। लेकिन इस बार भी बजट में एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट आपकी सैलरी 100 रुपए है, आप 10 रुपए घर में सुरक्षा पे खर्चा करते हैं, 10 रुपए स्वास्थ्य पे करते हैं, 10 रुपए एजुकेशन पे करते हैं। आपकी सैलरी 500 हो जाए और फिर भी आप 10 रुपए करिए, वो बताने की कोशिश मैं कर रही हूं।
एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट भी इस बार हेल्थ का पैसा कटा है, एजुकेशन का पैसा कटा है, सामाजिक कल्याण का पैसा कटा है, एग्रीकल्चर का पैसा कटा है। और असलियत बजट की यहां मेरे सामने है। इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे रोजगार का सृजन होगा, जिससे महंगाई कम होगी, जिससे आर्थिक असमानता पटेगी। ये तीन बड़ी समस्याएं हैं। मैं आशा कर रही थी कि हमारी वित्त मंत्री जब खड़े होकर सदन को संबोधित करेंगी तो वो इस देश की और इस अर्थव्यवस्था की सबसे विकराल समस्या, रुपया 87 पर है, चीन के साथ 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रंप की वहां से बातें आ रही हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, महंगाई पर कुछ बोलेंगे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरा अपना मानना है, प्रधानमंत्री की आवास योजना की बात करते, इसकी भी कलई खुल जाए, यहीं पर इन्हीं के आंकड़े खोल रहे हैं। ये सारे बजट एट अ ग्लांस के फिगर्स हैं, मैं अपने घर से नहीं लाई हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में 16,501 करोड़ रुपए की कटौती इस वर्ष कर दी गई 2024-25 में। आगे भी उसमें कटौती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 22,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई। और सरकार का अपनी ही योजनाओं में विश्वास खत्म हो गया है। वो दिखाते हैं नंबर। जल जीवन मिशन 47,000 करोड़ से ज्यादा की कटौती 2024-25 के बजट में है। इस तरह से किसी तरह से घिसटते घिसटते वो पहुंच पाए हैं 4.8% पे। और अंतिम में एक लाइन कह देती हूं, विकसित भारत का झुंझुना हम खूब सुनते हैं। भारत को विकसित होने के लिए अगले 22 साल 8% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ करनी पड़ेगी। 6.4% इस साल की है और पिछले 10 साल की औसतन 6% है। हाफते कांपते 6% कर पाए हैं। तो एक तरफ असलियत है, एक तरफ आंकड़े हैं और एक तरफ हवाबाजी। पर दिल्ली चुनाव का क्या असर आप देखती हैं? बजट में थोड़ी सीरियस चर्चा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आप मान रही हैं कि मिडिल क्लास को राहत तो दी गई है, क्या इस पे दिल्ली चुनाव में इसका असर दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरीके से आज मैसेजिंग थी वो साफ थी कि दिल्ली और बिहार को टारगेट करके ये किया गया था। चुनाव पे तो इसका असर होगा, लोग खुश हैं। क्या इस देश की 143 करोड़ जनता में सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास है? एक ऐसा भी मिडिल क्लास है जो शायद दिल्ली में 40% मिडिल क्लास है। दिल्ली में 40% ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो नहीं आते हैं। करीब आधा जो दिल्ली में एक वोटर और है। भी बात है, क्योंकि आप दिल्ली का, हाँ, अरे मेरी बात सुनिए, आपको दिल्ली की फिक्र है, अच्छी बात है, बीजेपी को भी है। बीजेपी के सामने मैं एक और आंकड़ा रखती हूं। झुग्गी झुग्गी घूम रहे हैं ना आप दिल्ली के दलितों को, दिल्ली के पिछड़ों को जाके बताइएगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के पैसे काट लिए। प्रधानमंत्री यंग अचीवर स्कॉलरशिप जिसमें पिछड़ों को मिलते हैं और गरीब सामान्य वर्ग को भी मिलते, उसका पैसा काटा। प्रधानमंत्री आदिवासियों डेवलपमेंट का पैसा काटा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलितों की काट ली। ये सारी चीजें भी लोग देख रहे हैं। ठीक है। 3 करोड़ 20 लाख को राहत देने का यह मतलब नहीं है कि आप चुनाव पलट दीजिए। बताइए रोहन गुप्ता, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। मिडिल क्लास इनकम 40% को राहत दिया, वो मिडिल क्लास तो 18% दलित आबादी है, उसकी महंगाई पर भी रोक चाहता है। दिल्ली में वो भी लोग रहते हैं। रोहन गुप्ता, ये बिग बैंग से नहीं चलेगा। रोहन गुप्ता बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज, पहली बात तो इको हो रहा है साउंड, अभी ठीक कराती हूँ। 10 पहले इन्होंने आंकड़ा तो माना, कम से कम बैंडेज तो माना। पहली बार यह हुआ है कि आज डीबी में आंकड़ा ये बीजेपी कांग्रेस वाले मान रहे कि बैंडेड भी है, नहीं तो उनसे अपेक्षा ही क्या थी। अब आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके शासन में 60 साल में 3.26 करोड़ घर बने थे। अभी तक जब से योजना हुई है 4.21 करोड़ घर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, 3 करोड़ घर अंडर प्रोसेस है। बताइए, आंकड़ों की आप बात कर रही हैं। कल तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रही थी, इन्फ्लेशन 5.4 से कम होकर 4.9 आ गया रिटेल इन्फ्लेशन। अब आपके मुंह में दही जम गया, तो आप आंकड़ों की बात करिए ना। मैं तो आंकड़ों के साथ लेके बैठा हूं। आप बोल रही है बजट में इतने लोग, आप समझ ही नहीं रहे। अरे आप बीच में मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप मुझे मत सिखाइए। आप गांव की टीचर बनिए, मेरी टीचर मत बनिए। मुझे मालूम है मेरे आंकड़े क्या है। प्लीज लेट अस डू डिबेट इन अ प्रॉपर वे, लेट अस नॉट फाइट, राइट? आप थोड़ा तमीज से बात करिए पहले। अभी थोड़ा तमीज से बात करना सीखिए, बदतमीजी मत करिए। तमीज से बात करिए। बीजेपी मैं आपके बीच में नहीं बोला, बदतमीजी सीख मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं सुनिए, नहीं देखिए, सुप्रिया सिलेत, अपनी भाषा पे कंट्रोल करो आप। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे कभी बदतमीजी आती नहीं, आप जानती हैं। पर ये तरीका नहीं, जब मैं बोल रहा हूं बोलने का वो रखिए, शांति से बात कीजिए।
ये क्या तरीका है? ये एक-एक करके चलिए, रोहन गुप्ता, मिडिल क्लास को बोनांजा, गरीबों दलितों की जेब क्यों कटी? बताइए। ये तुम्हारी स्कूल नहीं है। हाँ। ये तरीके से बात मत करिए। ठीक है, फैक्ट्स मैं पे बता डिबेट रहा हूं करते हैं। आपको 12 लाख के लोगों तक, जो लोग भी इनकम एब्सोल्युटली 12 लाख आय तक के लोग, जो भी मध्यम वर्ग है, जो भी लोअर मिडिल क्लास है, 12 लाख तक के लोगों को 1 लाख तक की जो फायदा हुआ है, ये तो देश की जनता के सामने है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये तो बैंडेड है? जब ये पैसा जो बच रहा है वो कहां जाएगा? वो कंजम्पशन में ही जाएगा। जब 12 लाख इनकम तक के लोग, ये पैसा जो बचेगा कंजम्पशन में, इट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट टू द इकोनॉमी। इतना तो समझिए। आप जब आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, जो चीज सच है उसको आप कैसे स्वीकार नहीं कर सकती है? और ये बजट में हर जगह पे गरीब की बात हो, युवा की बात हो, अन्नदाता की बात हो, नारी की बात हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, हर एक चीज का एक आंकड़ा दिया है कि किस प्रकार से गरीबी निर्मूलन होगा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन हुआ। हर चीज का क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। जब एक बड़ी पार्टी हर चीज का क्रिटिसिज्म करती है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। वी आर इन पॉलिटिक्स, इफ सर्टेन स्टेप्स आर टेकन पॉजिटिवली, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। हर चीज को क्यों क्रिटिसाइज करना है? तो मुझे लगता है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को खत्म, फिर आप अपनी बात कीजिए, अच्छी तरीके से डिबेट करते हैं, हमको फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा है पद्मजा जी, जो बजट में ये पहली बार है, फिस्कल डिसिप्लिन के साथ में इन्फ्लेशन कम होना, आय बढ़ना। हम हमेशा पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। अगर हम रूपी टर्म में बात करते हैं, 10 साल में 111% पर कैपिटा इंक्रीज इनकम हुई है। तो ये सारी चीजों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा बजट है कि हर आदमी के लिए, वो महिला हो, मिडिल क्लास हो, अन्नदाता हो, गरीब हो, जो लोगों को भी जरूरत थी, उन सबकी जरूरतों को इस बजट ने पूरा किया। पर ये बताइए, कहीं आप आम आदमी पार्टी के मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से तो नहीं डर गए थे? क्योंकि उन्होंने 1 सेकंड, उन्होंने 5 पॉइंट अपना एजेंडा रखा था और खास तौर पर कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था 10 लाख तक की रियायत दीजिए। कहीं उसी से आप डरे तो नहीं? पद्मजा जी, अब मैं बोल सकती हूँ? ये एक ऐसी पार्टी है, अरे मैं बोल रहा हूं ना, बीच में इतना उतावली हो रही है। आपका समय आएगा, प्लीज वेट। जब आप शीश महल में रहते हैं और आप मिडिल क्लास की बात करेंगे, पद्मजा जी, क्यों दिल्ली की जनता आपकी बात स्वीकार करेगी? आपके पास 10 साल थे, आपने कहा मैं यमुना साफ करूंगा। जैसे ही आपके पास रिपोर्ट कार्ड मांगा गया, आपने कहा कि पड़ोसी राज्य ने उसमें जहर मिला दिया। जब भी आपके पास जिसकी भी सवाल का जवाब मांगा गया, आपने किसी को ठोक दिया। जब प्रदूषण की बात करते हैं, जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, तब पंजाब की गलती निकाल रहे थे, अब उसके ऊपर चुप हो गए। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी की अपनी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी क्लेम करेंगे, कुछ नहीं, ये तो डिलीवर करके दिखाया है ना। आज वो वादा कर रहे हैं, आपके पास 10 साल थे। पिछले नतीजे दिखाते हैं कि ऋतुराज झा की पार्टी, एक सेकंड, क्योंकि आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, आम आदमी पार्टी को भी बोलना है, क्योंकि ऋतुराज झा की पार्टी को मिडिल क्लास का काफी सपोर्ट मिला हुआ था। देखिए, अगर हम 2020 के नतीजे देखें, यहां पर सिर्फ अगर हम गरीबों में देखें, मिडिल क्लास में देखें और जो अमीर वर्ग है उसमें किसको कितना वोट मिला था, यह भी ध्यान दीजिए। गरीबों में 61% वोट आम आदमी पार्टी के पास गया था, ये 2020 विधानसभा के नतीजे हैं, और 33% था भाजपा के पास। अब मिडिल क्लास पे एक बार आप नजर डालिए, यहां पर कांटे की टक्कर थी। मिडिल क्लास में करीब करीब मिला है यहां पे 39% वोट भाजपा को और 53% वोट आम आदमी पार्टी को। ऋतुराज झा, अब ये वोट क्या खिसकेगा? रोहन गुप्ता को यह विश्वास है कि ये जो आपका मार्जिन था, 53% आम आदमी पार्टी के पास, 39% भारतीय जनता पार्टी के पास, एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की आपके खिलाफ, पानी के बिल हैं आपके खिलाफ, बिजली नहीं आ रही है आपके खिलाफ, और अब ये बोनांजा भी मिल गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये गैप जो है खत्म हो सकता है। मैं अपने टर्न का इंतजार ही करती रही, आप मेरे पास आई नहीं। आओ डिबेट है भाई। अरे आम आदमी पार्टी को भी बोलने दीजिए, वो भी है। उनका डायरेक्ट आक्षेप था, आपको मेरे पास आना चाहिए था। आऊंगी आपके पास। मैं तो चुपचाप सुन रहा था, हमारी बात भी सुन लो 1 मिनट, है ना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। इनको हर चीज में केवल पूंजीपतियों को इंपॉर्टेंस देना है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यूनियन बजट में कहे कि अपने मित्रों पूंजीपतियों का जो है सो जिस तरीके से 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, आगे कर्जा माफ नहीं करेंगे। केवल ये कहने से और ये करने से आपको पता है, आपने तो 10 लाख की मांग की थी, उन्होंने 12 लाख कर दिया। आपने तो सिर्फ 10 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन मांगा था, वो 12 लाख हो गया। मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने 7 डिमांड रखा, उसमें से एक माना, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, उसको कहां डिनाई कर रहे हैं?
है ना। मैं नेगेटिव राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन आप एक बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के कहा था ना कि आप यूनियन बजट में रखो कि आप जो है सो जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों का आपने जो है सो आज तक माफ किया वो नहीं करोगे, और जैसे ही जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके ऊपर जो आप जीएसटी का दर कम करोगे उससे बहुत बेनिफिट होगा। क्या कोई देश आगे बढ़ सकता है बिना शिक्षा का बजट बढ़ाए, बिना हेल्थ का बजट बढ़ाए, प्राइमरी सेक्टर के अंदर में काम किए बिना? आप मुझे बताओ, नहीं हो सकता है। और दिल्ली को उन्होंने क्या दिया आप सोचो, दिल्ली की जनता 1,75,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को टैक्स देती है और बदले में आज तक ये 325 करोड़ रुपया देते थे, इस बजट में वो भी नहीं है। दिल्ली वालों के साथ धोखा किया इन लोगों ने, और इतना ही नहीं किया, 486 रुपया पर व्यक्ति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरे देश में दिया जाता है, दिल्ली को नहीं देते ये लोग, जानबूझ के नहीं देते हैं। दिल्ली के लोगों से बदला निकालते हैं क्योंकि दिल्ली के लोग इनको वोट नहीं देते हैं। और ऊपर से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि टोटल बजट का 42% विल स्ट्रेट अवे गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। आप मुझे बताओ कि 1,75,000 करोड़ रुपया आप दिल्ली से टैक्स लेते हो, बदले में दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिलता है, झुंझुना मिलता है। ऊँट के मुंह में जीरा है, लॉलीपॉप है, झुनझुना है। और अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया वो भी पढ़ के सुना देती हूँ। देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की है बजट में यह ऐलान किया जाए, किसी अरबपति के कर्ज को माफ नहीं किया जाएगा। मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाए, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी कर दी जाए। कुछ भी नहीं किया है आपने, एक झुनझुना पकड़ा दिया ये मिडिल क्लास के नाम पे। रोहन गुप्ता, जनता बेवकूफ नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्यों आई हूं शो में, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। अरे सुप्रिया जी, 3-वे फाइट है दिल्ली के अंदर, एक एक करके सबकी टर्न आएगी। क्यों आई हूं शो में? रुक जाइए ना, आपने उनको दिया, फिर आप उनके पास चली गए, आप वापस उनके पास चली गए। क्योंकि आप दोनों सवाल तो भाजपा से ही पूछ रहे हैं। ये क्या दादागिरी है यार? आप दोनों सवाल भाजपा से सवाल तो पूछो, जवाब तो दूं मैं, फिर आप बात कर लीजिए, समय है। के पास चली गई, अब आप वापस भाजपा के पास क्या तरीका है? ये क्या शो कर रही हैं आप पद्मजा जी? इट्स अ वेस्ट ऑफ माय टाइम। सुप्रिया जी, दोनों के सवाल का जवाब मांगा जाएगा। चलिए आप भी अपना जवाब, आप भी अपना सवाल जोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी के साथ। फिर कुछ पॉइंटेड आंसर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो आपका आंसर अवॉइड कर लेंगे। एक एक करके सवालों का जवाब लेंगे ना, उनको आम आदमी पार्टी का जवाब देना दीजिए। अरबपतियों के लोन क्यों माफ हो रहे हैं? नहीं, उनको जवाब दिल्ली के लोगों के लिए क्या है इस बजट में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए। मैं पूछ रहा हूं पद्मजा जी, मैं मेरी बात कर दूं, अगर आपकी परमिशन हो मैं बोल दूं। देखिए पद्मजा जी, सबसे बड़ी बात है, ये जो सवाल उठा रही है वो वैसी पार्टी है जो 10 साल दिल्ली में शासन किया है। वो आदमी विपक्षी मानसिकता में, कल तो कांग्रेस के साथ घूम घूम के दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, और आज जब रिपोर्ट कार्ड देने की बात आई हर चीज दूसरे पे डाल रहे हैं। यमुना साफ नहीं जी, नहीं हो पाई, अब जहर डाल रहे हैं। अब उनको शराब की होम डिलीवरी होती है और अभी दिल्ली में टैंकरों से पानी जा रहा है, कोई वादा नहीं पूरा किया। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप लोगों की यही तकलीफ है, बीच में वही बोलते हैं जिनको सुनने की आदत नहीं होती है। पद्मजा जी, इनके बीच में मत बोलने दीजिए प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप बजट में अनाउंस कर दीजिए अरबपतियों के लोन नहीं माफ होंगे, आपने नहीं किया। बुरी तरह से वालों को क्या है इसमें बताओ। आप बुरी और ये तो शिकायत कांग्रेस की भी रहती है अरबपतियों को लेकर के। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, जॉब और लोन वेवर में फर्क है और ये पूरे देश को मालूम है। मैं इनके बीच में नहीं बोला पद्मजा जी, इनको एक एक करके दिल्ली वालों के साथ खड़ा है आपने, शीश महल बना के मध्यम वर्ग से खड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। शीश महल में रहने वाला मध्यम वर्ग की बात कर रहे हो, कौन से मध्यम वर्ग की बात कर रहे हो? आपके नेता शीश महल में रहते हैं, कितने करोड़ का खर्चा किया, 2000 करोड़ का गबन किया, शराब का पैसा आपको माफ नहीं करेगा। दिल्ली की जनता 2000 करोड़ आपने लूटा है। जितना आप हैकल करेंगे उतना ही सुप्रिया श्रीनेत का टाइम खाली होगा। ये तरीका एक एक करके जवाब सुनिए, फिर अगला सवाल। फिस्कल डेफिसिट की देखिए, ये बोले आप नहीं बोल पा रहे। देखिए पद्मजा जी, 3 चीजें जो सरकार में है, दिल्ली वालों के लिए सवाल करने का अधिकार नहीं। अरे सवाल आप ही का सीधा था, पूंजीपतियों के लोन माफ किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ घोषणा क्यों नहीं हुई? ये सवाल था ना आपका, आप जवाब सुनिए, फिर अगला सवाल सुप्रिया श्रीनेत। अब सुन लेंगे बात को, सुन लीजिए। जो लोग 10 साल से पूरी तरह से शासन में विफल है, वो सवाल पूछते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। आज पूंजीपति हो या कोई भी हो, आज आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, कल इकोनॉमिक सर्वे आया है, बैंक की एनपीए में कितनी कटौती हुई है। इट शोज के व्हाट इज द रिकवरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम और क्या स्ट्रेंथ है। आप अपना इश्यू बनाते रहिए, देश की जनता जानती है क्या हकीकत है, पर सामने दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना है कि खाली एक वीडियो बना के, एक फोटो करके इमोशनल बोली सूरत, दिल के छोटे नाम बड़े, दर्शन कोटे, ये केजरीवाल है। बोल रहे कि कौन है दूल्हा? अरे भैया
भैया ऐसा दूल्हा जिसकी मेहुल शादी चौकसी नहीं होने भाग वाली गया, है, दिल्ली नीरव की मोदी जनता भाग ने गया, समझ लिया है कि इस सारे आदमी दोस्तों को को भगा भरोसा दिए, नहीं कर सकते। सबका पैसा जो वापस आदमी कर ये दिया। कह सकता है कि दिल्ली दूसरे के वालों राज्य ने ने जहर मिलाया, शर्म आनी चाहिए। आपकी मानसिक परिस्थिति खराब हो चुकी है, सुप्रिया आप श्रीनेत। त्योहार में पूरी तरह से जवाब नहीं है मानसिक इनके पास, दिवालियापन आ चुका जवाब नहीं है है। इनके कैसे पास। बोल सकते हो आप? ठीक है कैसे सुप्रिया ऐसी बात श्रीनेत, कर ये सकते हो? सिर्फ आप मिडिल क्लास बताइए, का ही नहीं कैसे कोई है, राज्य महिलाओं के लिए भी ये है बोल सकता है? और पूंजीपतियों के लिए शर्म तो आनी बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। सुप्रिया श्रीनेत, समथिंग फॉर एवरीवन। There is nothing for anyone except for the 3.2 crore people. That's the reality. और अब मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, मेरी बातें सुन लीजिए। थोड़ा शायद लोग सुनना चाहते हैं कि बजट में क्या था, तू मैं नहीं करना चाहते। ये किस मुंह से प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण योजना की बात करते हैं? 10 साल से सत्ता में, इस साल 37,80,000 घर बनने थे ग्रामीण योजना के अंतर्गत। पीएम आवास बने 5,43,000 है। ये असलियत है। अब बात करते हैं महिलाओं की। ये महिलाओं की बात करेंगे। पीएम पोषण जो मेन स्कीम होती है, 12,500 करोड़ आवंटित थे, 2,500 करोड़ काट लिए गए। आंगनवाड़ी पोषण 2.0 1200 करोड़ काट लिए गए। वात्सल्य में 1472 आवंटित थे, खर्चा 1300 करोड़ हुए और मिशन शक्ति में 1700 करोड़ रुपए काट लिए। ये महिलाओं की बात करते हैं। आगे पीएलआई की बात करती हूं। जॉब्स और सृजन की बात कर रहे थे ना, रोजगार की। ये आंकड़े हैं और ये आपका कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। पीएलआई माइती में 423 रुपए की कटौती हुई। 3,500 करोड़ रुपए पीएलआई स्कीम ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए आवंटित थे। खर्च कितने हुए पता है? 347 करोड़ रुपए। 3,153 करोड़ काट लिए गए। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में 3,200 करोड़ काट लिए गए। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया 2,686 करोड़ आवंटित थे, पूरे 400 करोड़ काट लिए गए। आगे की बात करते हैं। एमएसएमई की बात करूं, मैं आपके चैनल पर देख रही थी, अभी चल रहा था, उसका क्रेडिट दुगना। क्रेडिट क्यों दुगना कर रहे हैं? 61,000 एमएसएमई आपने बंद करा दिया पिछले 3 सालों में। यह आपका रिपोर्ट कार्ड है। एमएसएमई के लिए एक्सपोर्ट का बाजार आप खोल नहीं पा रहे। असलियत यह है कि एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है विदेशी मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, आज फिर से मैन्युफैक्चरिंग के उस शेयर की बात करी गई जो कागजी शेयर बनके म्याऊ म्याऊ कर रहा है, दहाड़ ही नहीं पा रहा है, गरज ही नहीं पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की असलियत यह है कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% हो जाना था, वो 15% पर है। ग्रोथ होनी चाहिए थी 12 से 14%, हो रही है 5.8%। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बातें खत्म करती हूं। हम भी आंकड़े बोलेंगे, वो भी आंकड़े बोलेंगे। हम आंकड़े बजट से बोल रहे हैं, वो व्हाट्सएप के फर्रे से हो सकता है बोल रहे हो। एक छोटी सी आपको 30 सेकंड में कहानी सुना देती हूं। जो कर्जे की बात कर रहे थे ना, सबका जी चंगासी, एक सुमन नाम की औरत थी, उत्तर प्रदेश से आती हूं, एटा की रहने वाली थी। उसके पति की 1.5 साल पहले मृत्यु हो गई और उसके 6 बच्चे थे और एक बूढ़ी सास थी। एक दिन जब वो रात को घर में खाना बनाने गई तो 6 रोटी भर का आटा था, खाने वाले 8 थे। सुमन ने सल्फास खाकर जान दे दी और अपनी बेटी से कहा, घर का ध्यान रखना। यह आर्थिक तंगी है। जिस आर्थिक तंगी को आप नकार रहे हैं, इन लोगों के लिए आपने क्या किया? एक किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसके लिए आपने क्या किया? आपने तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का बजट काट दिया। जो लोग आज नौकरी नहीं पा रहे उनके लिए आपने क्या किया? ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर आकर बस गुपचुप बातें होंगी। क्या हो रहा है इस देश में? ठीक है, इनका सबका जवाब दीजिए। डॉक्यूमेंट आया है, उसको दिल्ली से ही रिलेट कर दिया बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इन सबका जवाब दीजिए। पर यशवंत जी क्योंकि ये सब सुन रहे हैं, एक थोड़ा सा मैं एनालिसिस भी चाहती हूँ। क्या ये मिडिल क्लास का इतना ज्यादा हाइप करके बाकी भी लोग रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं, बाकी के देश में भी रहते हैं, क्या उनके लिए बजट में सिर्फ कोरा कागज है? क्या वो लोग जो है, वो तबका है, उनका जो वोट है इस इलेक्शन में वो नजरअंदाज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, नजरअंदाज किया कि नहीं किया, ये तो एक ओवरऑल पॉलिसी केवल इस बजट की नहीं है। 10 साल के ऊपर विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो कमियां निकाले, बताए। लेकिन आप जब किसी भी भाई 2 तरीके से पद्मजा हम लोग किसी भी बजट को देखेंगे ना, या तो हम इस बजट की तुलना यूपीए के बजट से करें, हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें, या इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि इस बजट की स्वयं एनडीए के पिछले सालों की बजट से क्या तुलना है। तो मैं दूसरे वाली बात पर भी यकीन ज्यादा करूंगा, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो रहा है, 11वीं बार एक तरह से बजट आ रहा है। उसमें ये इतनी बात क्लियर है कि 10 साल में समहाउ बीजेपी के बजट, बीजेपी के एनडीए के लाए हुए बजट्स की एक छवि बन गई थी कि बाकी सबके लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास की ऐसी तैसी कर रखी है।
एक संपुट था हमारा प्री बजट ट्रैकर जो था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बोला कि मिडिल क्लास के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती की हुई है, क्योंकि इस पूरे मुल्क में रेवड़ी कल्चर करके इलेक्शन जीतने का एक नया वो आ रखा है, एक नया नियम सा बन गया है। और मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो अपनी जिंदगी आराम से काट रहे हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है उनको रेवड़ियां बट रही हैं, लेकिन पिस तो हम रहे हैं। ये एक भावना बैठ गई थी मेरे ख्याल से 10 साल के बाद में, शायद बीजेपी के अंदर का, मैं केवल बीजेपी के खुद के बजट की तुलना बीजेपी से कर रहा हूं, ये पहला बजट शायद आ रहा है जिसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ किया गया है। तो आपको लगता है कि सेंटिमेंट अपनी जगह सही है। यशवंत जी, अगर सेंटिमेंट देखें तो ये सेंटिमेंट फेवरेबल करेगा या बहुत देर हो चुकी? अब ये देखना होगा। अभी हमारा इस समय ट्रैकर चल रहा है, हम लोग जो प्रथम दृष्टया फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, इस समय टीम लगी हुई है, हम कुछ 1-2 घंटे के अंदर वो आंकड़े आ जाएंगे, हमको फर्स्ट इंप्रेशन इस बजट का आ जाएगा। और हमारी एक्चुअली मेरी निगाह पूरी तरह से वो मिडिल क्लास के ही आंकड़े को देखने के लिए है, क्योंकि अगर आपने सी वोटर का प्री बजट ट्रैकर देखा होगा तो काफी ज्यादा आलोचनात्मक रूप से जनता ने बोला था कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। तो ये देखने के लिए कि अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इम्पैक्ट और इलेक्टोरल इम्पैक्ट अलग है, दो अलग अलग, हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए। हम लोग हर चीज को राजनीति से देखते हैं, राजनीतिक ये लोग राजनीति करते हैं इसमें, इसलिए हम लोग देखते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई अगर बीजेपी का नेता बोले भाई साहब आप हर चीज में पॉलिटिक्स को देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि आप लोग हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं। कोई भी नेताओं का काम है पॉलिटिक्स करना, पत्रकारों का काम है पॉलिटिक्स को देखना, तो हम लोग देखते हैं। तो बिहार की इतनी बार तुलना हुई, बिहार की इतनी चर्चा हुई, तो स्वाभाविक रूप से कि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इस नाते बिहार का किया गया है। लेकिन अभी तो सारा हम लोग का फोकस पर वजह है वो दरअसल दिल्ली, जो 4 दिन बाद में चुनाव जाना है, वहां का मुकाबला जो होने वाला है उसमें ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। पद्मजा जी, छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। नहीं, अब रोहन गुप्ता को जवाब देना है, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, यशवंत जी ने एनालाइज किया है, तो उनको जवाब देने का वक्त नहीं कर सकती है। बताइए रोहन गुप्ता। चलिए ठीक है, आपने जो है थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कर लिया मिडिल क्लास के साथ, पर गरीबों का क्या? रोहन गुप्ता देखिए, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी अभी आंकड़ों की हमारी साथी बात कर रही थी कांग्रेस की, मैं आंकड़ों का जवाब पहले आंकड़ों पे दे दूं फिर उनका भी जवाब दे दूंगा। G20 कंट्रीज में CAGR कहा जाता है, 5.7% CAGR के साथ में हाईएस्ट जीडीपी जो है वो भारत की आज, ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। पॉवर्टी की बात करें, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, 29.2% पॉवर्टी थी जो आज 11.28% है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, नीति आयोग के आंकड़े हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यूपीए टाइम के 2.9 करोड़ एम्प्लॉय जनरेट था, एनडीए के टाइम पे 17.29 करोड़ के जनरेशन हुआ है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, आरबीआई के आंकड़े हैं। दूसरी बात, ये अभी बातें कर रही है, रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, 2 व्हीलर प्रोडक्शन, ट्रैक्टर प्रोडक्शन वर्ल्ड में वी आर नंबर 1। As far as internet consumption is concerned, world में we are number 2. Mobile manufacturing we are world में number 2. Technical upgradation में we are world में number 3. Green energy में we are number 4. आज पूरे विश्व में जो एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है, जो हम लोग बात पे डिपेंडेंट हैं, आज हम 4थे नंबर पे आ रहे हैं। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? आप हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अपने दामन में जाके कि जो 60 साल में आपने 3.5 करोड़ घर बनाए, आज 10 करोड़ घर 10 साल में बन गए, आप किस मुंह से बात कर रही है? ऑब्जेक्टिव डिबेट होनी चाहिए। आप किसी के सामने एक उंगली उठाती है, 4 उंगली अपने सामने, उसके साथ एनालिसिस होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा। और आपने बात कही गरीबों के लिए, देखिए ये आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे थे, कृषि निधि जो सीधा ही डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को ट्रांसफर हो रहा है, दिल्ली में उसका बेनिफिट नहीं होने दिया। अब गरीबों की बात करें, ये पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सब फर्जी बातें करते हैं लोग, ओपन हुए। कई जगह कांग्रेस की भी सरकारें हैं, दूसरी सरकारें हैं, हर सरकार ने उसका बेनिफिट उठाया है, क्योंकि जो बेनिफिट है, जो लीकेज बीच में था वो बंद हो गया, सीधा ही गरीब के अकाउंट में जाता है, वहां पे ही हो गया। मध्यम वर्ग को जरूरत थी, आज मध्यम वर्ग को महंगाई से हाथ दी, तो आप बात करिए ना, ऑब्जेक्टिवली डिस्कशन करिए। नहीं ऋतुराज जी, इससे पहले कि आप रिएक्ट करें, एक बड़ी खबर दे दूं आपको, इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 8 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, कल उन्होंने एक साथ अपना इस्तीफा दिया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये सारे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार काटा था आम आदमी पार्टी ने, और जो प्रभारी है दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मौजूदगी, जय पांडा, बैजयंत पांडा की मौजूदगी में 8 के 8 आपके विधायक, ये देखिए तस्वीर, ऋतुराज झा अब बीजेपी में शामिल हैं। और चिट्ठी में उन्होंने कल क्या लिखा था कि भाई करप्शन में शामिल हो चुकी है आम आदमी पार्टी, विकास हो नहीं रहा है दिल्ली का, इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी में मौजूद नहीं रह सकते हैं।
ये ताजा तस्वीरें। मैं इस पे रिएक्ट करूं? हाँ जी बताइए। 8 विधायक आपके अब भारतीय जनता पार्टी। मैं ऋतुराज झा, मैं एक मास्टर का बेटा हूं और 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया था और 10 साल से मैं विधायक हूं और इस बार मेरी टिकट काट दी। उसके बाद भी मैं जीवन भर अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य पे और जो मॉडल पे उन्होंने काम किया है, पूरे देश के सामने रखा है, वो कोई कर नहीं सकता है कि नहीं? तो जो लोग लालची हैं, प्रलोभन तो मुझे भी दिया गया, लेकिन मैं नहीं गया, है ना? तो हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है, हर आदमी जो है सो प्रलोभन पे नहीं जाता है। हम लोग देश के लिए, समाज के लिए सेवा करने के लिए आए हैं। दरी बिछाएंगे लेकिन अपनी पार्टी में रहेंगे, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहेंगे। बताइए, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, आपका बजट इतना जबरदस्त था, रोहन गुप्ता ये भी बता दीजिए, ये नर्वसनेस या डेस्परेशन तो नहीं है? जिन लोगों का टिकट आम आदमी पार्टी ने काट दिया वो आपके लिए क्या ही कर लेंगे? बिल्कुल, उनके खिलाफ कुछ तो नाराजगी रही होगी, एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, उनको उठा के आपने बीजेपी में ले लिया। देखिए, आपके नेता अच्छे नहीं है दिल्ली में? सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी, पर आदमी खुद को तो बदल नहीं सकता है। एक एड आती थी, रूम के सारे बदल दूंगा, तो सबको बदलने का ट्राई किया, पर खुद को तो बदले। आज जनता को जो ये चेहरा ही पसंद नहीं। आप बोली सूरत से पूरी दिल्ली की जनता को जो 10 साल में वादा किया, अरे आप बीच में मत बोलिए ना यार। 10 साल में जो आपने वादे किए उसका रिपोर्ट कार्ड बताइए। आप बोल रहे मोहल्ला क्लिनिक, क्या हाल है मोहल्ला क्लिनिक का? सारी चैनलों ने सर्वे किया, मालूम चला कि हवाई बातें हो रही हैं। आपने जितनी भी योजना आपने करी, मॉडल स्कूल, एक स्कूल को बता दिया, बाकी का बजट आप घर पे ले गए। 2000 करोड़ आपने शराब कांड में खर्च किए। देखिए आज ये क्यों फ्रस्ट्रेशन में क्यों है, क्यों सारे सबको बदलना पड़ा? क्योंकि जब वो रोड पे जाते हैं तब मालूम चलता है कि नहीं वोट मिलेंगे। नई दिल्ली में भी इस बार वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इस बार नहीं जीतेंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो कालका जी हो, नई दिल्ली हो या मनीष सिसोदिया हो, सारे नेता हार रहे हैं, सारे नेता हार रहे हैं। और जनता ने तय किया हुआ है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। पद्मजा जी, मैं आपको बोल के जा रहा हूं, आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? मैंने आपको पहले भी पूछा था, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे मॉडल स्कूल में? अरे बताइए, आपके बच्चे हैं पढ़ने लायक? आपने कहा था लास्ट डिबेट में, उनको पहले पढ़वाइए और फिर काम को करिए। हॉस्पिटल्स का बताइए, आपने जो वादे किए, आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। और इस बार केजरीवाल की जो बोली सूरत है, एक साल जनता ने एक बार मौका दिया, इस बार बुरी तरीके से रिजेक्ट करेंगे। इस बार मौका नहीं मिलेगा, इस बार बुरी तरह से हार होगी। आपका अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए। शर्म आनी चाहिए, यमुना में डुबकी लगाएंगे, अरे डुबकी मार लीजिए आप। आपको शर्म आनी चाहिए, जो आपको सफाई करने का मौका मिला था, क्या किया आपने? प्रदूषण में जहर बोल दिया आपने प्रदूषण में कर दिया आपने दिल्ली को। क्या नया प्रोजेक्ट दिया आपने दिल्ली को? कुछ नहीं हुआ 10 साल में। एक सेकंड, सुप्रिया श्रीनेत, क्या ये हवा का रुख भी बताता है? और कहीं ये कोई बजट इफेक्ट तो नहीं है कि आज सुबह बजट की घोषणा हुई है और अब 8 के 8 विधायक जो हैं, एक सेकंड, 8 के 8 विधायक आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ जाते हैं? अरे सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, आप कहीं और जा रहे हो। ये सुप्रिया श्रीनेत, दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा का है ना? बीजेपी के अरे ऋतुराज जी, आप फैसला नहीं करेंगे ना कि 2 ही पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव? है तो कांग्रेस भी वहां पे। कोई काम नहीं हुआ, अभी 5 ही दिन बचे ऋतुराज जी, अभी मत नाराज होइए, सब नाराज हैं इस पैनल पे। अभी मैं बताता हूँ ना, मुझे बोलने तो दो आप। अरे एक सेकंड, अभी सुप्रिया श्रीनेत से भी सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपने बता दिया ना, आपने रिएक्शन दे दिया, उनसे भी एक सवाल पूछ लूं। एक सेकंड, सुप्रिया श्रीनेत, क्या ये हवा का रुख बता रहा है? हवा का रुख तो देखिए इतना विषाक्त है कि हवा क्या बता रही है वो पता नहीं, क्योंकि दिल्ली का नवजात बच्चा भी 25 सिगरेट के बराबर प्रदूषण झेल रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो है वो 5 साल पहले कहते थे यमुना ना साफ हुई तो वोट मत देना, अब पानी की बोतल लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिनको मां गंगा ने बुलाया था वो आंकड़े नहीं दे पाए 18 घंटे तक मृतकों के कुंभ से। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, नो डेटा अवेलेबल सरकार पर या आम आदमी पार्टी पर। मैं वापस डिबेट में 30 सेकंड के लिए बजट पे बोलना चाहती हूं और उसके बाद मुझे जाना होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट के पहले कॉर्पोरेट टैक्स आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इनकम टैक्स से कम था। असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर सरकार ने 4.5 लाख करोड़ का नुकसान झेला, लेकिन निवेश और सृजन पर, नौकरी पर जरा सी भी सुई की नोक नहीं हिली। और वही अब हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। और यूएस और चाइना की और G20 की बातें होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूं और इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी। 100 रुपए की इकोनॉमी को 10% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए।
500 रुपए की इकोनॉमी को 2% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए, और 1000 रुपए की इकोनॉमी को 1% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए। यूएस 2.7 पे ग्रो हुआ, उन्होंने $800 बिलियन ऐड किए। चाइना 4.3 पे ग्रो हुआ, उन्होंने $900 बिलियन ऐड किए। हम 6.4 पर हफ्ते ग्रो कर पे भी $250 बिलियन ही ऐड कर पा रहे हैं। तो आंकड़ों को मत झुठलाइए, मानिए कि 8% ग्रोथ करनी पड़ेगी, नहीं तो झुंझुना विकसित भारत का 2047 तक बजाइएगा। 22 साल तक 8% ग्रोथ करिएगा, तब भारत विकसित हो पाएगा, अन्यथा यही 6% ग्रोथ लेकर बैठे रहेंगे हम सब। ये आप लोगों की कवायद है, ये आपकी असलियत है। बाकी मेरा मुंह मत खुलवाइए बजट पर। रोहन गुप्ता, कुंभ में लोग मर गए, वहां डेटा नहीं दे पा रहे थे, यहां पर आंकड़े नहीं मानते, क्या है इन लोगों की दिक्कत? मैं जवाब, अब मैं बोल दूं, मैं जवाब दे दूं। अब उन्होंने जो बोला, देखिए वापस अब आंकड़े आए, मैंने कहा कि नहीं G20 में ये है, तो अब बोले एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या है, तो आंकड़े ही होंगे। हर देश की जो जीडीपी होगी परसेंटेज तो उस पर ही कैलकुलेट होगी। मतलब अब ये चीज तो मानती है कि G20 में जो सबसे ज्यादा जीडीपी है भारत की है। मैंने वही कहा, आपने भी वही कहा, उसका लॉजिक आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है। मैं नहीं मानती हूँ, आप गलत चीज को लेके घूम रहे हैं, आप गलत झुंझुना बजाते हैं, आप सही बात नहीं करते हैं, आप गरीबों की, आप मध्यम की बात नहीं करते हैं, आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं, जीडीपी का बात करिए, आप झुंझुना बजाते हैं। कब तक झुंझुना बजाइएगा? हर रंग का झुंझुना बजाते रहिएगा, कभी यहाँ झुंझुना बजाएंगे, कभी वहाँ झुंझुना बजाएंगे। और बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको बजट का बड़ नहीं आता है, आपकी सारी असलियत जानती हूँ। आपको बजट का बड़ नहीं आता है, ये जानती हूँ। आपको पूरे गांव की टीचर मत बनिए, तो पढ़ने नहीं आती है। भाषा पे प्रयोग करिए, ये पूरे गांव को अपना दिखाइए, अपनी असलियत पूरे देश के सामने दिखाइए। मुझे मत सुनिए, अरे भैया मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको मत सुनाइए। आपको मालूम है फिस्कल डेफिसिट मालूम है? यहाँ पर टीचर बन रही है, शर्म मत होइए, तू बंद करिए, मुंह बंद रखिए। आपकी गंदी भाषा आपकी असलियत दिखाती है। मैं कभी भी डिबेट में गुस्सा नहीं होता हूँ पद्मजा जी, ये पहली लेडी है अपनी असलियत देश के सामने दिखाई। क्या बात कर रही है, क्या भाषा का प्रयोग है इसका? महिलाओं और बच्चों तक कोई महिला है क्या? अरे मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनके आंकड़े झूठे हैं, दादागिरी करना, उनको जवाब देने दीजिए। दादागिरी कर रही है आप। मैं आंकड़े दे रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। आंकड़े क्यों डर रही है? धमकी किसको दे रही है? किसको डरा रही है? झूठे आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़े बोलने दीजिए, मेरा मत करिए। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। यहाँ पर 5.7% का बताइए है कि नहीं? अरे शर्म आनी चाहिए, आप लोगों ने ये क्या तरीका है आपका बोलने का? मेरे देश का किससे बात कर रही है? आप चैलेंज कर रही हैं? आदमी को सेम कर रही है, कौन से आंकड़े आप चैलेंज कर रही हैं? स्पेसिफिकली बताइए, देख रहा है कौन से आंकड़े झूठे? एक महिला क्या जीडीपी के आंकड़े झूठे हैं? चैलेंज कर रही तरह से बिहेव जबरदस्ती कह रहे हैं G20। मैंने तो आपको बोला ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको बताया आई एम चैलेंजिंग यू। क्या फर्क पड़ता है? 5.4% CAGR है, क्या बताया आपने? 8% ग्रोथ कैसे आएगी? पूरे देश की जनता आपको देख रही है, बताइए, वो नहीं बता पाएंगे। सरकार की बातें मैं आपको ये बोल रहा हूँ, G20 में हम लोग नंबर 1 पे हैं। ग्रोथ कैसे डिलीवर करिएगा? अरे आप बड़बड़ कर रही है, ये क्या भाषा है आपकी? 8% ग्रोथ कहां से आएगी? पूरे देश की जनता आपकी डिबेट देख रही है, इसका जवाब आपके पास जो नहीं है है, पूरे देश के सामने है। मैंने एक आंकड़ा बोला कि G20 में हम नंबर 1 है, इसको झुका के दिखाइए, इनको पान की दुकान खोल लीजिए। ठीक है रोहन गुप्ता, स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और ये बात कांग्रेस ने भी नहीं, आज जेएमएम ने बोला। उन्होंने कहा चलिए आप कह रहे हैं कि G20 देशों में आपकी सबसे अच्छे आंकड़े हैं, बाकी पार्टियों का कहना है आप चाहे जितना भी टैक्स की तरफ से आप पैसा दे दे मिडिल क्लास को, लोगों को, महंगाई इतनी ज्यादा है कि अंत में, महीने के अंत में पूरा जो अंक गणित है वो बिगड़ जाता है बजट का, जो घरेलू बजट होता है। महंगाई का आप क्या करें? बिल्कुल, मैं उसके आंकड़े लेके आया हूं। जो 5.4% था इन्फ्लेशन, अभी 4.9% है। आरबीआई का बैंड है 6% से ज्यादा कम 4% पे होना चाहिए। ये बजट का टारगेट है कि इन्फ्लेशन को कुछ भी करके 4% के अंदर लेके आए। 4.9 का आंकड़ा है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, ये मेरे आंकड़े नहीं है। कल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप आंकड़े लेके आएंगे, आज क्यों चुप है? आज 4.9 का आंकड़ा है ना, तो सरकार इन्फ्लेशन भी कम किया है और सरकार इनकम भी बढ़ा रही है। अगर दोनों काम जनता के हो रहे तो आपके चिल्लाने से हकीकत नहीं बदली जाएगी। दूसरी चीज, और जीडीपी, आप प्लीज यार अरे भैया मेरा आप किसी से आपसे कोई परेशानी, आप खुद से ही परेशान है, क्यों परेशान कर रही है? शांति से बात करें ना सुप्रिया जी, कोई तरीका नहीं है, इतना कोई गुस्सा होने की जरूरत है, हम आराम से बात करें प्लीज, लेट अस बिहेव प्रॉपर्ली। आप भी तो क्या क्या बोल रहे थे, आप भी रिफ्लेक्ट करिए थोड़ा, आप क्या क्या बोल रहे थे? इन्फ्लेशन से आंकड़े
अरे आप प्लीज, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने बोला बड़बड़ मेरे इकोनॉमिक्स के नॉलेज पे आपने शंका कर दी, मत करिए। मैं आपसे विनती से बात करता हूं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए पद्मजा जी, जब भी इकोनॉमी की बात होती है, जब आपका जीडीपी का रेट आपके इन्फ्लेशन के रेट से, प्लीज कंक्लूड कीजिए, आखिरी 10 सेकंड। रोहन गुप्ता। जीडीपी का रेट आपके इन्फ्लेशन के रेट से, जीडीपी का रेट जब इन्फ्लेशन के रेट से ऊपर है, हर सरकार का ये टारगेट होता है, ये सरकार ने वो अचीव करके दिखाया है। और आने वाले दिनों में भी देखेंगे जो विकसित भारत का 2047 का एक रोड मैप है, एनर्जी सफिशिएंसी, जहां पे एनर्जी डेफिसिट है वहां पे न्यूक्लियर बिल लाकर, अरे आप मत बोलिए ना बीच में, अरे मत सिखाइए ना, आप किसको सिखा रहे हैं इकोनॉमिक्स? तरफ अपने आंकड़े आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये मत सिखाइए मुझे, इसका क्या इफेक्ट होता है? मुझे मत सिखाइए आप। जज बनेगी जनता, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। इन्फ्लेशन, बिल्कुल शर्म आ रही है आपको? मैम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।